वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज का वीडियो होगा हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का। देखेंगे उसमें चैप्टर देखेंगे कौन सा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, किस तरह से किसी प्रोडक्ट को भौतिक परिवर्तन बता दिया जाता है, किस तरह से किसी समीकरण को रासायनिक परिवर्तन बताया जाता है, किस तरह से रासायनिक परिवर्तन में कलर चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है। हम आइए उसके बारे में पूरा डिटेल से हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या, अपने दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में से एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोरने के लिए कहती है। शक्कर एक प्रकार का क्या है, शक्कर एक प्रकार का क्या है, विलयन है। जो शक्कर एक प्रकार का क्या है, विलयन है। जैसे कि हम बता देते हैं आपको कि अगर एक गिलास पानी में अगर उसमें शक्कर को मिलाया जाता है तो उसमें वो एक विलयन प्राप्त होता है। जो मिक्सचर क्या है, किस चीज़ का होता है, जल और शक्कर का मिक्स होता है। तो शक्कर एक प्रकार का विलयन, शक्कर का विलयन बनाने का परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है तो दूध खट्टा होना भी एक प्रकार का क्या है, खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। अगर आप रबर को खींच रहे हैं, कि रबर या बैंड को किसी तरह से खींच रहे हैं, किसी रबर या बैंड को खींच करके लंबा कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। अब देखते हैं हम कि भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या कहता है। अभी हम यही छोटा सा एग्जाम्पल से ही आपको भौतिक परिवर्तन को हम बता देंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। कागज़ के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़े में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़े में काटिए। इस टुकड़े को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे कि वे टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज़ के टुकड़े का मूल आकार ले लेते हैं। स्पष्ट रूप है कि आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं। इससे क्या है कि आप स्पष्ट है कि अगर किसी कागज़ को आप फाड़ देते हैं, हिंदी में समझिए पूरा अच्छा तरह से, अगर आप किसी कागज़ को फाड़ देते हैं तो आप पुनः उसको नहीं जोड़ सकते हैं, जो कि पहले की स्थिति में होता है। वही देख रहे हैं इसमें लेकिन कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर एक कागज़ है उसको 2 भागों में हम काटेंगे तो भले ही कागज़ जो है एक दूसरे को नहीं जुड़ सकता है, लेकिन उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो कागज़ है तो वो कागज़ ही रहेगा, नहीं कि वो कुछ किसी और बन जाएगा। अब जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि आपके क्लास बोर्ड में है, अगर चौक से लिखा जाता है तो उसका छोटा छोटा कोन है जो पाउडर की तरफ बाहर निकलता है, और वो पाउडर जो है अगर इकट्ठा कर थोड़ा सा जल मिलाकर उससे पेस्ट बनाया जाता है, इसे पुनः आकार में बेलनाकार सूखने दे देते हैं, पुनः उससे हम चौक बना सकते हैं। तो जो होता है ब्लैक बोर्ड पे जो चूना से लिखा जाता है, चौक से लिखा जाता है, तो उसके जो बुरादे होते हैं उससे हम पुनः चौक बना सकते हैं। तो ये क्या बोला है, क्या आप चौक के पुनः चौक को फिर बना सकते हैं? तो बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बन सकता। कांच का प्लेट के देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या बोल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे एक बताया गया है, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल की कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को लटका कर देखिए। बर्तन की भीतरी सतह से देखिए, क्या आपको वहाँ जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? तो ये सब क्या हो जाएगी, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या बोल रहा है। देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। पदार्थ के क्या बोला जाता है, पदार्थ के आकार, अमाप, रंग जैसे अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ये वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होता है उसके गुणों में परिवर्तन
भौतिक गुण कहलाता है वह परिवर्तन जिससे किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन का विचार करेंगे। अब जैसे देखते हैं हम कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या बोल रहा है? भौतिक परिवर्तन में क्या बोलता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं, भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन पदार्थों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि हमने कागज़ के टुकड़ों को देखे था, कागज़ के टुकड़े को काट दिए, फाड़ दिए, तो उसका क्या है, भौतिक गुण को चेंज हो गया। हम वहाँ पे गलत बोल दिए थे कि भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे होता है। क्योंकि अगर उसके गुण, मेन गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके आकार अमाप भौतिक परिवर्तन, उसके आकार अमाप चेंज हो जाते हैं, वो भौतिक परिवर्तन चेंज हो जाता है। लेकिन उसका प्रॉपर्टी जो है, कागज़ का प्रॉपर्टी ही रहेगा, नहीं कि उसका दूसरा चेंज हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन सिर्फ चेंज होता है। अब देखते हैं क्या रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं, अगर आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों खुले में छोड़ देते हैं, इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जब लोहे के जैसे कि आप देखे होंगे कोई बाहर में किसी लोहा को रखा गया है तो उस पर कुछ जंग लग जाता है, वो क्या कहलाता है? जंग कहलाता है। उस पर कुछ भूरे टाइप के पदार्थ जो होता है जम जाता है, वो क्या बोलता है? जंग कहलाता है। यह प्रक्रम जंग कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों के या पार्क आदि को रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लगती है, आपने देखा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तो खुला रख देने से उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे के गीली तावे कुछ समय तो खुला छोड़ देने से जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। क्या है? जंग लोहा नहीं है। जंग जो है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोला गया है कि जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर वो यह लगता है। देखिए कितना ये जो लाइन है, कभी भी ये लाइन वन लाइनर क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है कि जंग लोहा नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को कि जंग लोहा नहीं है और जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर लगता है। जैसे कि लोहे पर, जैसे जंग लोहा नहीं है बताएगा, तो अगर लोहे पे जंग लगेगा तो वो जंग लोहा नहीं होगा, उस पदार्थ से भिन्न होता है, नए पदार्थ से निर्मित होता है। कुछ ऐसे परिवर्तन पर विचार करें जो नए पदार्थ से निर्मित होता है। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं। मैग्नीशियम, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मैग्नीशियम सावधानी जो बरती गई, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को सावधानी जो कि टीचर द्वारा निर्देश किए जाते हैं। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए कि वो जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें। इसे देखने से आपके आँख पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखते हैं कौन सा। मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरों को रेगमाल से साफ़ कर लीजिए। मतलब कि इसको सिरों को साफ़ कर लीजिए। जैसे मैग्नीशियम का जलता हुआ क्या है? मैग्नीशियम का फीता है जो जल रहा है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। कर लीजिए इसे सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाइए। सिरों के जो है मोमबत्ती के लौ के पास ले जाकर चमकदार श्वेत प्रकाश देती है, जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ भस्म, जैसे कि अगर पूरी तरह जलेगा तो कुछ भस्म और पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? जो भस्म जो होता है मैग्नीशियम के फीते जैसे लगता है। यह परिवर्तन समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब इसको देखते हैं। एक थोड़ा सा सावधानी बरतने के लिए ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखी समीकरण गणितीय प्रयुक्त समीकरण से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरण में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। जैसे ये तीर जो दिया हुआ है समीकरण में, ये क्या बोला है कि ये प्रोडक्ट बन गया है। किससे अभिक्रिया करें? मैग्नीशियम जो है O2 से अभिक्रिया करके क्या बना है? तीर का इंडिकेशन दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और नहीं ये छात्रों से अपेक्षा है। जैसे कि इस पुस्तक में क्लास 7 में बच्चों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, लेकिन समीकरणों को संतुलित करने के बारे में इस बुक में कोई
कोई नहीं बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम कि अब क्या बोलता है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन की अच्छी तरह से मिलाइए। मिश्रण का लाल नीले लिटमस पत्र का परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? जो हम पिछले कक्षाओं में अम्ल और क्षार में ये सब पढ़े हैं। अब देखते हैं हम इसके बारे में। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वहाँ पे हम देखे थे, वहाँ पे हम क्या देते थे, मैग्नीशियम जो है O2 से अभिक्रिया कर क्या बनेगा, O2 से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का भस्म है। अब ये भस्म जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा। भस्म जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 बनाएगा। जैसे कि आपने देखा है पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने से बना है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्षारक है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, जो पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार का पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्रियाकलाप क्रियाकलाप का आप यही सब क्रियाकलाप से समझ सकते। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि एक कांच के एक गिलास या कटोरा अथवा जो चौड़े मुंह की कांच की बोतल लीजिए। आधा कप पानी लेकर इसमें चम्मच का कॉपर सल्फेट मतलब कि नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंद मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। अगर इसमें एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालिएगा तो क्या हो जाएगा, नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। जैसे कि ये ब्लेड का टुकड़ा डाला गया है। ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक परीक्षण कीजिए। जब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना में अलग से बचाए गए नमूने विलयन का रंग कैसा हो जाएगा। तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। हम देखते हैं आगे इसमें क्या बोल रहा है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देता है वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन के रंग नीला से हरा हो जाता है। विलयन का रंग जो है नीला से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है और एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर जो भूरा निक्षेप कॉपर या तांबा की परत के कारण होता है, जो एक नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को हम निम्न तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन है। कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं। इसमें लोहे के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनेगा, FeSO4 को आयरन सल्फेट का विलयन बनेगा जो हरा हो जाएगा और कॉपर का निक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवर्तन के बारे में दिया होगी कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी COOH का होल 2 क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बना जाएगा, जल बनाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी प्रवाहित किया जाता है जिससे चूने का पानी क्या होता है, दूधिया होता है। चूने के पानी को दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन भाई, ये जो समीकरण है, कभी कभी एग्जाम में समीकरण पूछता है।
कभी कभी ये समीकरण जो है एग्जाम में देता है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक है तो समीकरण को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है हर एक एग्जाम में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, अगर चूने के पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और H2O बनाएगा। और इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। क्यों हो जाता है दूधिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मानक परीक्षण के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अब देखते हैं हम कौन सा बोल रहा। आप इसका प्रयोग क्लास 6 में यह देखने को मिला होगा कि श्वसन क्लास 6 में आपको देखने को मिला होगा कैसा, कौन सा, कि श्वसन में जो वायु बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिकतम होती है। नए पदार्थ के नए प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने होते हैं। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर भस्म एक नया पदार्थ थी। कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ अभिक्रिया कराने पर कॉपर बने थे, जो नया पदार्थ बना था। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहा के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। सिरका और खाने की सोडे की अभिक्रिया से क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिससे चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन का उतना हम देख लिए कि किस तरह से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसका थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ का नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाए थे तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम किस में किए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया किए थे तो क्या बनाया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो क्या बोलता है कि नया पदार्थ बनते रहता है, नया अभिक्रिया बनते रहता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बने होते हैं, जैसे कि भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन। जैसे अंगूर का किण्वन कहने का मतलब कि अंगूर जो सड़ता है उसे वाइन बनाया जाता है, तो वही हो गया अंगूर का किण्वन। विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है, ये सब रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होता है। औषधियों में रासायनिक परिवर्तन की औषधि जैसे कि दवाई जो हो गया उसमें रासायनिक परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है, वो रासायनिक परिवर्तन पे ही काम करता रहता है। अंत्य उत्पाद, जिसको उत्पाद होता है उपयोगी नए पदार्थ, जैसे कि प्लास्टिक कप और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। प्लास्टिक और अपमार्जक जैसे कि साबुन वगैरह हो गया, डिटर्जेंट वगैरह हो गया, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बना सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। जितना भी यूनिवर्स में रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, वे सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जितना भी नए पदार्थ की खोज किया गया है वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पाद के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी होती है। पहला घटना देखेंगे, फर्स्ट घटना देखेंगे कौन कौन से होता है रासायनिक परिवर्तन में। पहला तो ऊष्मा निकलेगा, प्रकाश निकलेगा अथवा अन्य प्रकार के विकिरण जैसे कि परावैंगनिक किरण निर्मुक्त होते हैं बाहर अथवा अवशोषित भी होता है, निकलता भी है अथवा अवशोषित भी होता है। ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना, जैसे कि हमारा भोजन जो है कभी कभी बासी हो जाता है, मतलब कि गलने लगता है, खराब होने लगता है, तो उसे गंध आने लगता है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होगा, जैसे कि हम देखे थे कॉपर सल्फेट के विलयन में एक आयरन सल्फेट हो गया था। क्योंकि हम उसमें आयरन का कुछ मात्रा डाले थे, तो नीला से क्या हो गया था, हरा हो गया था। अब देखिए किसी गैस का बनना तो अब जान ही सकते हैं कि जैसे CO2 गैस बनता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, वही CO2 गैस का बनना। आपने देखा हो कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक प्रकार का कौन रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। अगर किसी भी चीज़ में जलने के साथ अगर ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो सब क्या बनाएंगे, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं हम कौन सा नेक्स्ट लाइन देखते हैं कौन सा।
नेक्स्ट देखते हैं हम आवाज़ का क्या इफेक्ट है कि रासायनिक परिवर्तन में आवाज़ कैसे निकलेंगे। तब देखते हैं पटाखों का विस्फोटक एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक जिससे ऊष्मा निकलता है, प्रकाश निकलता है, ध्वनि एवं अरुचिक गैसें भी निकलती है। हम पटाखा फूटने पे धुआं भी निकलता है, विस्फोटक आवाज़ भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। ऐसे क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इसलिए बच्चों को पटाखे जलाने की सलाह नहीं दिया जाता है। तो बी अवेयर बच्चों, पटाखों को ना जलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि पटाखे को जलाने से वायुमंडल प्रदूषित होता है। वायुमंडल प्रदूषित होगा तो हम लोग के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है, देखिए वहाँ पे बताए थे, जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उससे दुर्गंध आने लगती है। इस परिवर्तन को भी क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन ही बोलते हैं। सुरक्षात्मक आवरण क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं कि सुरक्षात्मक आवरण क्या है। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। कौन सा, ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी किरण को क्या कर लेती है, ओजोन जो है पराबैंगनी किरण को अपने आप में अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होता है। ऑक्सीजन जो है ओजोन से भिन्न होता है, दोनों सेम नहीं है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होता है तो पृथ्वी पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों की हानि पहुंचाती है। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करता है और प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करता है। तो अब अगर एग्जाम में आएगा सुरक्षात्मक आवरण क्या है, अगर एग्जाम में आता है कि सुरक्षात्मक आवरण क्या है तो क्या बोलेंगे, सुरक्षात्मक आवरण ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। अगर ओजोन जो है पराबैंगनी विकिरण को अपने आप में अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन में परिणत कर देता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीजन जो ओजोन से क्या होता है, भिन्न होता है, दोनों भिन्न होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अपघटन। ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है क्या आपने देखा होगा कि यदि सेव को काटने पे उसका कलर परिवर्तित हो जाता है तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में परिवर्तन नहीं किया तो या परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराएं। ऐसे प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन होता है, वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? और ये अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर उदासीन किया जाता है, यह क्या उदासीन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है? तो हाँ है। वंस अगेन हम देखेंगे लोहे में जंग लगना हमने अच्छा तरीका से नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पे अच्छा तरीका से हमने नहीं देखे थे। पूरे डिटेल्स में हम देखते हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है। हम जंग लगने की घटना को पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। जैसे चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने या अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अतः जंग लगने के कारण होने वाली हानिकारक हानि बहुत अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो इसमें जंग लगने की प्रक्रिया निम्नलिखित है, इसके समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। आप समीकरण को ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है। अब Fe जो है लोहा Fe बोला जाता है। लोहा ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बोलेगा, जंग बनाएगा। जंग का फार्मूला क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है जंग का फार्मूला। ये सब फार्मूला भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये सब को देखते रहिएगा कि आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग लगने के लिए सिर्फ एक चीज़ की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, उसके साथ ऑक्सीजन भी अनिवार्य होना चाहिए और H2 भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, तब ही जंग लगना संभव होता है। अब देखते हैं वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी, नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है।
अगर वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगा तो जंग क्या हो जाएगा, जंग जल्दी लगेगा। अब देखते हैं जंग लगने की रोकथाम कैसे करते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीज के परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिसमें उसमें जंग लगने की रोका जा सकता है। यह एक उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ते जैसे वस्तु को परत चढ़ाकर जिंक की परत चढ़ाने पे क्या बोलते हैं, यसद लेपन कहलाते हैं। इसमें घरों में पानी की आपूर्ति के लिए होने वाले लोहे की पाइप में यसद लेपित होती है, जिससे कि उसमें जंग नहीं लगती है। आपने ये जानने की कोशिश किया होगा कि क्या कि पानी के जहाज जो लोहे के बने होते हैं और उसके एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहते हैं। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या बोलते हैं, तेजी कर देता है। लवण युक्त जल जो होता है जंग लगने की प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। नहीं बदलेगा तो जंग से खराब हो जाएगा और जहाज दुर्घटना होने की संभावना हो जाएगी। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले हानि अर्थात आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या स्टेनलेस स्टील में लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकेल तथा मैग्नीज जैसे धातुएं मिलकर लोहा बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। तो किस में जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। किसका मिश्रण होता है, कार्बन का होता है, क्रोमियम का होता है, निकेल का होता है तथा मैग्नीज का होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा क्रिस्टलीकरण के बारे में हम देखते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या बोलता है, साधारण नमक, लवण तथा समुद्र जल के वाष्पों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाले शुद्ध नमक नहीं होते हैं। उनको क्रिस्टलीकरण आकार के स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यदि किसी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल करके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखते हैं क्या, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। इसमें सावधानी जो क्रियाकलाप में बताया गया उसके बारे में देखते हैं। एक बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते रहिए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट से घोलना संभव नहीं हो जाता हो। जब तक मिलाए कि जब तक कॉपर सल्फेट घोलना संभव नहीं हो जाता हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। इस विलयन ठंडा हो रहे हो तो उसे हिला डुलाकर या किसी प्रकार न छोड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखें कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं हो तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए। भौतिक परिवर्तन, जैसे क्रिस्टल सल्फेट मिल जाता है। जैसे आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा हुआ, अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। देखते हैं प्रमुख शब्द क्या क्या दिया है। रासायनिक परिवर्तन तो हमने देख लिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन हमने देखा कि कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, ऊष्मा निकलता है, ध्वनि निकलता है, प्रकाश निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया में भी उसी तरह से हुआ मेरा कि किसी पदार्थ का नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं क्रिस्टलीकरण क्या है। किसी भी पदार्थ का क्रिस्टलीकरण हो जाता है। जैसे किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण एक प्रकार का है भौतिक परिवर्तन है। यसद लेपन, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हम देख सकते हैं। लोहे पे जस्ता के परत चढ़ाना यसद लेपन एक गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन को हम देख सकते हैं।
भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होते, उसके भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में जो होता है, भौतिक परिवर्तन कुछ गुण डिफर होते हैं, कुछ गुण परिवर्तित होते हैं, लेकिन इनके परिवर्तन पर इनके परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। जंग लगना, जैसे कि जंग लगना है, लोहे पे जंग लगता है। जैसे कि अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है, तो जंग लगने की संभावना, जंग लगने की दर जो होती बढ़ जाती है। और जंग लगना वायु और जल की उपस्थिति में, वायु और जल की उपस्थिति में जंग लगता है। जंग जो होता है लोहे से भिन्न होता है। जंग जो होता है लोहे से भिन्न लगता है। जिस पदार्थ पे जंग लगता है उससे क्या होता है, भिन्न होता है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपने क्या सीखा। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हो कि इसमें क्या सीखा। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण में कुछ परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने बताया था, कुछ परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो है नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के रूप में बिलियनों के शुद्ध अथवा प्राप्त करने में किया जाता है। वो क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इसी तरह से वीडियो मेरा एक थोड़ा सा तथ्य जान लेगी क्या बोला गया है। तो क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास एक लौह स्तंभ है जो 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार जो है 6000 केजी से अधिक है। इस 1600 वर्षों से भी अधिक पहले बनाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा परीक्षण किया गया था। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। क्या बोलता है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में कितना, कुतुब मीनार जो है 7 मीटर ऊंचा है और इसका भार कितना है, 6000 केजी है। और कितना वर्ष पुराना है, 1600 वर्ष पुराना है। लेकिन इसके लोहे में अभी तक जंग नहीं लगा है। तो वही बताता है कि हम 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका है। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन मेरा समाप्त होता है। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया रहेगा, आप वहाँ से जाकर के जुड़ जाएं। वहाँ से PDF मिलते रहेगा और आपको क्लास सबका अपडेटेड मिलते रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।